बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट के हवाले से। जो एक ट्वीट उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला को गवाह बना के ये बात की कि उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, और ये एक्ट उन्होंने वापस कर दिया था बग़ैर दस्तखत के। और उसके बाद उनका कहना था कि जी उनके स्टाफ ने जो है वो इस डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज़ को जहां उन्होंने हिदायत की थी पहुंचाने की, वहां नहीं पहुंचाया और उसके बाद ही नाफिजुल अमल हो गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस पर बहुत सी सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें चली, ट्विटर ट्रेंड्स चले और बात ये की गई कि जी क्या जब कोई एक्ट जो है जो सदर मुमलिकत के पास भेजा जाता है तो सदर साहब के पास कितनी ऑप्शंस होती हैं। क्या वो बग़ैर किसी रिजर्वेशन के, बग़ैर किसी ऑब्जर्वेशन के भी वापस कर सकते हैं कि सिर्फ दस्तखत ना करें या अपने पास रख लें, टाइम पूरा हो जाए और ये दस्तखत होके ना मिले तो फिर क्या इसे पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, या सदर मुमलिकत साइन करके दे देते हैं और ये एक्ट जो है कानून का हिस्सा बन जाता है। तीसरी सूरत यह है कि सदर मुमलिकत बाकायदा इख्तिलाफी नोट लगाते हैं और बाकायदा उसके ऊपर लिखा जाता है कि जी मुझे इन चीज़ों पर मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि मेरी रिजर्वेशंस हैं, इसको दूर किया जाए, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, फिर वापस भेजा जाए, फिर मैं इसको साइन करने की पोजीशन में होऊंगा। लेकिन ये कह देना कि एक तो पहली बात ये कि जब यानी इस बात का पता चला कि जी ये जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये नाफिजुल अमल हो गया, उसके बाद इस ट्वीट का आना, इससे कबल जब ये सीक्रेट एक्ट जो है ये सदर मुमलिकत के पास दस्तखत के लिए मौजूद था, तो सवाल ये भी किया जा रहा है कि जी उस वक्त इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं की गई या इस बात को पब्लिक क्यों नहीं किया गया। माजी में जो एक्ट्स या ऑर्डिनेंसेस भेजे गए उस पर सदर मुमलिकत ने जिससे इख्तलाफ किया उसके हवाले से पब्लिकली उन बातों को बताया कि जी मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता या नहीं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इस पर दस्तखत नहीं करना चाहूँगा। हालांकि फिर भी बहुत सी चीज़ें कानून का हिस्सा बनी और उसका एक तरीका है कि 2 दफ़ा अगर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत ना हो तो फिर खुद ब खुद वो कानून का हिस्सा बन जाता है। बहरहाल कानून क्या कहता है इस हवाले से हम बात करेंगे। ये जो एक नया महाज खुल गया है, एक नया इस पर ट्रेंड चल गया है और ख़ास तौर पे चूँकि कैदी नंबर 804 की गिरफ़्तारी भी इस पे हुई है, तो वो जो FIR काटी गई उस पर भी लोग कह रहे हैं कि जी FIR जिसकी मुद्दत में काटी गई है वो मार्च में रिटायर हो चुके थे, FIR अगस्त में कटी, तो ये मतन जो है क्या ये तब्दील नहीं किया जा सकता था FIR का मतन। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खलीक साहब खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए। आपके भी व्यूअर्स को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। खलीक साहब मुझे बताइएगा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सदर साहब का ट्वीट आया, सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म्ड फोर्सेस के और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं और हेड ऑफ स्टेट भी हैं, मतलब ये बहुत अहम आइनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, गो कि उनका जो ओहदा है वो एक तरीके से अब पाकिस्तान के आइन और क़वानीन के लिहाज से सेरेमोनियल है लेकिन बहुत अहम भी है सर। इस तरह हमने मुल्कों में बादशाहत देखी है जहाँ वो ओहदे सेरेमोनियल होते हैं लेकिन उनकी बड़ी अहमियत होती है, इसलिए कि वो एक अपनी वैल्यू रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, वाकई जो है ना ये सदर पाकिस्तान का ओहदा बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो कानून साज असम्बलीज, सेनेट और कौमी असम्बली जब कोई कानून पास करती है उस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक सदर साहब का एसेंट ना आए। सदर साहब की एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कानून साजी के अंदर। 2 पार्लियामेंट जो कवानीन बनाए स्टैंडिंग कमेटी से गए, सब जगह से होते हुए तमाम स्क्रूटनी होने के बाद भी, उसके बावजूद भी सदर साहब जब तक उसको एसेंट नहीं देंगे जब तक वो कानून नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये एक बात ये आ गई कि जी क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जी सदर के पास खाली कवानीन का नहीं और भी बहुत सारे मामला होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ दी फोर्सेस भी है, हेड ऑफ द कंट्री भी है, तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए जो है लेजिस्लेचर की 73 में इंटेंशन ये थी कि ये भी हो सकता है कि रश ऑफ वर्क की वजह से सदर साहब ये देखे कि जी ये मुझे जो है ना प्रायोरिटी देनी है, तो ये अगर कोई काम उनकी नज़र में कानून अगर कोई एसेंट नहीं दे पा रहे तो वो डीमिंग जो एसेंट होती है वो उसको 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक होती है, अनलेस
कि वो जो है ना कानून या मुसव्वदा वापस ना चला जाए। वो कहते हैं कि खामोशी भी नीम रजामंदी होती है, लेकिन ये एसेंट जो है ये 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद ये डीम टू बी एसेंट होती है। अब यहाँ पर जो मामला एक आया कि ऑल ऑफ सडन दो नोटिफिकेशन हो गया 18 तारीख को, 20 तारीख को ये आ रहा है कि जनाब ये जो थी ना मेरी एसेंट नहीं थी, या दूसरी बात ये हुई कि मेरे सिग्नेचर नहीं थे। असल में इसमें दो बातें आ रही हैं कि जी मैंने एक तरफ तो ये है कि जी जब कानून साहब जब ये गजट नोटिफाई होता है, जब कानून बनता है तो उसको कानून की शक्ल में उसको नोटिफाई किया जाता है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जी विद द एसेंट ऑफ दी सदर पाकिस्तान। 18 तारीख को पब्लिश हो गया, 20 तारीख को सुबह के 10-11 बजे ये बात। सर पहले खलील साहब मुझे सर ये बताइएगा कि ये दस्तखत के लिए 2 दफ़ा भेजा जाता है सदर मुमलिकत को या सिर्फ एक ही दफ़ा भेजा जाता है? देखिए इसके 75 यानी अगर पहली दफ़ा में सदर मुमलिकत साइन ना करें, ठीक है, सदर साहब साइन ना करके करें और वापस भी ना करें तो 10 दिन में ये 75 में ये कानून बन गया। अच्छा, यानी अगर वापस नहीं किया तो कानून बन गया, ठीक है। अच्छा नहीं सर, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सदर मुमलिकत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात लगाने या डिसेंटिंग नोट जिसे आप कहते हैं कानून में, क्या उनको डिसेंटिंग नोट लगाने की ज़रूरत थी, या डिसेंटिंग नोट ना लगाने की सूरत में जो है वो चाहे देखिए नॉर्मली जो है ना, जब किसी चीज कोई कानून बन गया, पहले जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज में गया, फिर असेंबली में गया, फिर सेनेट में गया। अब अगर वो कोई कानून आ रहा है तो उस पर डिसेंटिंग नोट लगाना मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि ऐसे वापस भेज देने का मतलब तो ये है कि ये वापस आ गया। अब वापस आने से तो फिर वो वहां पड़ा रहेगा, पार्लियामेंट में पड़ा रहेगा, उससे कोई बात तो समझ में नहीं। अच्छा, अगर सिग्नेचर करके ना भी पहुंचाया जाए तब भी वो सदर साहब की रजामंदी से समझी जाएगी। ये देखिए ना, डीमिंग है ना कि अगर नहीं आया 10 दिन आपके पास पड़ा रहा। हर कानून की लिमिटेशन होती है। अब इसमें क्योंकि एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी मैंने, जैसे पहले अर्ज किया कि जी बहुत सारे काम होते हैं तो जी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी जी इस कानून की है कि जी अगर मैं इसको नहीं बनने दे रहा हूँ तो प्रायोरिटी पे लिख के भेज दिया कि जी ठीक है, प्रायोरिटी है, ये भी बनना चाहिए। लेकिन अगर 10 दिन उसको छोड़ा तो इसका मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो डीमिंग इफेक्ट ये भी कहा जा सकता है कानून में। लेजिस्लेचर की ये भी एक इंटेंशन है कि जी 10 दिन का टाइम यही है कि 10 दिन के बाद नहीं आया तो डीम टू बी एसेंट हो गया। ये मेन जो थीम थी 75(1) की कि वो ये है कि जी 10 दिन में अगर नहीं आता है तो डीम टू बी एसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जबकि सदर साहब का बयान आ गया, ठीक है सर, अब एक पोजीशन तो ये क्लियर हो गई। अब वो उन्होंने सिग्नेचर तो नहीं किए थे, साइन तो नहीं किए हुए, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जी मैंने तो अपने स्टाफ को ये कह के वापस कर दिया था कि इसे वापस पहुंचा दें। ठीक है, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, माजी में कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ बगैर साइन के सदर मुमलिकत ये चीज़ वापस कर दें और वर्बली ये बता दें कि जी मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, तो क्या ये कानूनी हिसाब से काफ़ी होगा, या बगैर साइन का डॉक्यूमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पहुँच जाना ही जो है इसका मतलब यह है कि सदर साहब इत्तेफाक नहीं रखते, उनको ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई अपने रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात डालने ज़रूरी हों, दर्ज करने ज़रूरी हों? देखिए इसकी दो बातें जो है ना, असल में ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जी कोई सदर पाकिस्तान ने किसी कानून के बनने के बाद उसको जो है ना इम्प्यूग कर दिया। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर साइन होके 10 दिन के बाद आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जी डीम टू बी एसेंट हो गया, अगर साइन ना भी हुए। क्योंकि साइन का तो मकसद है कि साइन का मतलब यह है कि जी 10 दिन में अगर आपने साइन नहीं किए और तो वो डीम टू बी एसेंट हो गई। अगर साइन करके कोई नोट बना के भेज दिया तो 10 दिन में आ गया, तो 10 दिन में वो आने के बाद ये अज्यूम किया जाएगा कि जी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाए हैं, अब उसको आगे भेजना है। अब इस वक्त क्योंकि इस वक्त टाइमिंग बड़े अच्छा सर, अब जबकि ये चीज़ हो गई है, अब वो नोटिफाई हो गया, ठीक है, गजटेड नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन सदर साहब ने ये बात बता दी कि जी मैंने इससे इख्तलाफ किया था। अब क्या कानूनी पोजीशन रहेगी सर? सवाल ये पैदा होता है कि
कि एक चीज़ गजट नोटिफिकेशन तो निकल गया, लेकिन बाद में सदर साहब ने कहा कि जी मैं तो इससे इत्तेफाक किया था, ये तो इत्तेफाक नहीं किया था, मैं इससे जो है ना वो इत्तेफाक नहीं कर रहा था, ये तो मेरे अमले की नाअहली है कि उन्होंने जो है दयानतदारी का सबूत नहीं दिया और इस चीज़ को अपने क्या ऐवान सदर का अमला इस कदर ताकत या वो इस कदर अपनी पावर रख सकता है कि वो सदर मुमलिकत के अहकामात को भी नहीं बजा ला रहा? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमेशा जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टाफ के ऊपर नजर रखे, क्योंकि कोई भी काम होगा, अगर कोई गलत काम होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की होती है। हाँ सर, लेकिन सर उनका ये भी कहना है ना कि मैंने मुतअद्दिद बार अपने स्टाफ से इस बात के हवाले से इस्तफसार किया, पूछा। डॉक्टर साहब बात ये है कि देखिए, अगर इनका स्टाफ जो भी है ना वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आ गया, ठीक है, और एक स्टाफ जो है जो मिलिट्री से है वो उसके आर्मी के तहत आ गया या आर्म फोर्सेस के तहत आ गया। जो सिविल सर्वेंट का स्टाफ है, अगर उसने अपने इमीडिएट बॉस की बात नहीं मानी तो ये ग्रास मिसकंडक्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट है। उसके लिए सबसे पहले उसको शोकाज इशू करना चाहिए और फिर प्रोब करना चाहिए। अभी तक तो जो मेन मसला ये है कि शायद पर्सनल सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया, बाकी खाली काम पर्सनल सेक्रेटरी का तो नहीं था। अब ये सारी चीजें जब तक प्रूव नहीं होंगी। सर उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद साहब की जो खिदमत थी वापस कर दी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को, उन्होंने कहा नहीं जरूरत है, वापस कर दी, और जो अगर कोई मेरा जो अहकामात है वो नहीं बजा लाता तो फिर मुझे ऐसे सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। और वकार अहमद साहब की जो उनकी खिदमत हैं वो वापस कर दी गई हैं। अलबत्ता अब एक खातून हैं, उनको जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मतलब उनको सेक्रेटरी जो है बना भी दिया गया है और उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब इसमें जो मेन मसला ये है कि जी सदर साहब ने अगर एक दिन के बाद ये डिले करके और ये इसको इन्होंने कहा कि साहब ये मेरे सिग्नेचर नहीं है या मेरी कंसेंट नहीं है, और उसके बाद वो उसको ये कहा जाए कि ये इल्लीगल, ये जो है ना कानून वजूद में नहीं है, उसके बाद वो दूसरा कहते हैं कि क्योंकि अगर ये कानून वजूद में नहीं है और इसकी वजह से किसी को कोई नातलाफी नुकसान पहुंचा है तो मैं उसकी माफ़ी भी मांगता हूँ। अब जब माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि जी कानून मौजूद है। अब जब कोई कानून बन जाए उसकी लीगलिटी और इलीगलिटी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करती है, क्योंकि देखिए कोई डॉक्यूमेंट जो है अब इस पे जो असल जो वर्डिक्ट आना है वो सुप्रीम कोर्ट का, अब अदालत बताएगी कि आया कानूनी तौर पे ये गाइड करेगी कि आया ये कानून मतलब सदर साहब की दस्तखत के बगैर माना जाएगा या नहीं। हालांकि अब इस पे अदालतें भी बन गई हैं, इस पे पहली अदालत कायम हो गई है और मुकदमा भी इसमें चलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया खलीक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट खलीक अहमद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट के हवाले से, जिसने एक नया महाज खोल दिया। मुख्तलिफ ट्विटर ट्रेंड्स चले, सोशल मीडिया पर ये बातें चली, डिस्कस हुई, और सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि एक जो तरमीमी बिल है या एक एक्ट है, कानून है, वो नाफिजुल अमल हो चुका है, उसके 36 घंटे के बाद इस किस्म का ट्वीट आना और उसके बाद अब इस बिल की और इस एक्ट की क्या हैसियत रह जाती है, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रहनुमाई फराहम करनी होगी, इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, सदर हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी सिंध के, और साबका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा गहरा इनका ताल्लुक़ रहा है और सदर साहब के साथ 4-4.5 साल इन्होंने काम किया है। तो इनका जो बयान आया उस हवाले से इनका ये कहना था कि जी पहले माजी में जितने बिल सदर साहब ने वापस किए हैं उस पर बाकायदा डिसेंटिंग नोट लगाया है, तो ऐसा क्या हुआ कि इस पर डिसेंटिंग नोट भी नहीं लगाया गया। बहरहाल उनसे बात करते हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब। सर खुशामदीद कहते हैं आपको। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर बताइएगा, आप मतलब 4-4.5 साल पिछली हुकूमत में अच्छी पोजीशंस पे रहे और इस हवाले से आपका ताल्लुक़ भी रहा है। क्या समझते हैं सर, ये जो ट्वीट आया, जिस तरीके से आया और उसमें जिस तरीके से ये कहा गया, एक तो सदर मुमलिकत का वक़ार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं हमारे, इसके अलावा हेड ऑफ स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, क्या कहेंगे आप?
देखिए मेरा कहना ये है कि देखें, एक तो अलवी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत समझदार आदमी है और मेरे ख्याल से पीटीआई में फाउंडर मेंबर्स में से भी और बड़े सीनियर सियासतदान भी है और वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तकरीबन 5 साल हो गए जी। मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता हूँ कि उन्होंने बिल देखा नहीं और बगैर उसके ऊपर रिमार्क्स डाले वापस दे। देखिए एक चीज है, जितने बिल आते हैं, मेरी इमरान इस्माइल से बात हुई, जो आपने उनका भी ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा यार एक बात बताओ इमरान इस्माइल साहब, आपने कोई वापस कहने लगे देखे जी उसके ऊपर हम डिसेंडिंग नोट डालते हैं। अब हुआ ये है कि इसके ऊपर डिसेंडिंग नोट नहीं है और 36 घंटे देखिए ना, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद मैं कहूँ कि जी मैं लोगों से माफी मांगता हूँ कि जिनके साथ जाती है, ये कोई अजीब बात मुझे नजर आती है। देखिए आइदर तो वो बोल्ड हो कि वो कहें कि जी मेरे आदमी ये लोग हैं जिन्होंने ये मेरे साथ धोखा किया या मेरे साइन फोर्ज किए, इनको मैं जो है इनके खिलाफ एफआईआर काटता हूँ, वो आके उनको सेट करें। देखिए वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इतने बड़े ओहदे पे रह के अगर कोई उनके साथ जो है ये खेल रहा है तो ये इस मुल्क के लिए बड़ा डेंजरस है। देखिए ये कोई हम मामूली आदमी की बात नहीं कर रहे, सदर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने इसको जिसको बोलते हैं ना वेल लेफ्ट किया है और अब उसके बाद जब लोगों को पकड़ दकड़ हुई तो उनके जहन में आया, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इनको उन लोगों को कटहरे तक पहुंचाना चाहिए जिन्होंने अलवी साहब के साथ साजिश की है। और देखिए ना ये ट्वीट करना मतलब वो तो मेरे ख्याल से वो आके मीडिया पे आके बताएं कि जी मेरे साथ ये हुआ है। देखिए ना हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि अगर सदर पाकिस्तान के साथ साजिश हो सकती है तो इस मुल्क का आगे कैसे चलेगा। ठीक। अच्छा सर, यहाँ ये लोग ये भी कह रहे हैं, ट्रेंड्स भी चले कि जी सदर ममलिकत जो है वो डट गए और उन्होंने जाते जाते, क्योंकि अब उनका टेन्योर भी पूरा हो रहा है, तो एक तरीके से वफादारी निभा गए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए मैं कहूँगा, देखें वफादारी निभा गए ना तो फिर डिसेंडिंग नोट डालते हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना जाते जाते मतलब दोनों कश्तियों में सवार हो। एक कश्ती में सवार होना चाहिए, आइदर विद एस्टेब्लिशमेंट और अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि देखें जी, देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि चीजें इतनी बड़ी चीजें मिस हो गई। सर लेकिन अब आगे मतलब उनका टेन्योर पूरा होने के बाद उनको वापस पार्टी की जिम्मेदारियां भी तो संभालनी होंगी मेरे ख्याल में। आप क्या समझते हैं? देखिए मेरा ख्याल से अब पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी, मगर उनका टेन्योर मैं आपको बता दूं पूरा नहीं होता। उनका टेन्योर उस वक्त पूरा होता है जब दूसरी असेंबलीज, सारी असेंबलीज आ जाती हैं, उसके बाद उनका टेन्योर पूरा होता है। तो उनके पास तो अभी 6-8 माह है। अच्छा। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, या तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और या तो मैं कहूंगा ये एक तरीके से एक नया आईनी बहरान है ना सर? नहीं, आईनी बहरान नहीं है। उसकी वजह ये कि ये कुछ दिन के लिए ये कोई मैं कहूंगा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है मीडिया के लिए, उसके बाद ये डाई डाउन हो जाएगा। और सर आप मुझे ये बताएं कि सदर मुमलिकत का यह बयान ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पे कोई रहनुमाई तो आएगी ना सर? देखिए सुप्रीम कोर्ट, और अब जबकि असेंबलीज इन प्लेस नहीं है, सेनेट है लेकिन असेंबलीज इन प्लेस नहीं है। देखिए ट्वीट के ऊपर मेरे ख्याल से देखें फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट साहब को राइटिंग में तलब करेगी चीजें, खाली ट्वीट पे तो नहीं हो सकता ना। नहीं सर, तो कोई भी केस फाइल कर सकता है ना इस हवाले से कि कोई केस फाइल करेगा, लेकिन अगर कोई भी केस फाइल करने से मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो खुद बताना पड़ेगा ना, लेकिन ना निशानदगी करनी पड़ेगी कि ये साहब को मैंने दिया था और इन्होंने मेरे साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला भी फाइल कर सकते हैं ना सर, जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं वो तो कर सकते हैं ना सर। देखिए वकला फाइल कर भी ले, आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि ये जो मेरे ऑफिस के लोग थे इन्होंने ज्यादती की है ना सर। वो आज तो जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनकी खिदमत वापस कर दी गई हैं, दूसरी पर्सनल सेक्रेटरी उनकी अपॉइंट हो गई हैं,
और इसी वजह से वापस की गई हैं कि उन्होंने उनके अहकामात जो है ना उसको नहीं पूरा किया। नहीं, मगर मेरे ख्याल से वापस नहीं करना चाहिए, उनको तो ट्राई करना चाहिए। मैं अच्छा, कहूंगा देखें उसकी वजह ये है, ये थोड़ी हो सकता है कि हम पर्सनल सेक्रेटरी वापस कर दें तो फिर तो ये केस क्लोज हो गया ना, तो सारा मुद्दा चला गया उस जो भी है पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर और केस खत्म हो गया फिर। ठीक है। अच्छा, तो मतलब सर अब असल में पार्टी में भी तो वैक्यूम था ना, और यानी अब बहुत से रहनुमा जो हैं वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, कुछ ने सियासत छोड़ दी है, तो अब ऐसी सूरत में कोई एक ऐसी शख्सियत भी तो चाहिए थी जो आगे आइंदा 6 महीने 8 महीने बाद ही सही लेकिन पार्टी को चलाए, चाहे पार्टी को संभालने के लिए मैं कहूंगा कि बेहतरीन जो इस वक्त मेरा जो है कैंडिडेट जो है जो मैं कहूंगा कि चेयरमैन साहब की बेगम साहिबा हैं, जो कि पार्टी पे उनकी बड़ी कड़ी नजर है और वो क्योंकि साथ रही है तो उनको हर चीज का आइडिया है, तो पार्टी की दौड़ भाग उनके हाथ में। आप नहीं समझ शाह महमूद कुरैशी साहब को आप अच्छा कैंडिडेट नहीं समझते? आप मतलब आप नहीं, देखिए शाह महमूद साहब के ऊपर आपस में जो है ना, देखिए डिस्प्यूट्स खड़े हो रहे हैं ना। हाँ, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं मगर उन पर डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, तो अगर बेगम साहब को दे दिया जाएगा तो शी विल बी अनडिस्प्यूटेड एक्टिंग चेयरमैन। सर वो चेयरमैन तरीके साहब मानते नहीं ना मोरूसी सियासत को, और मेरा तो नहीं ख्याल कि वो अपनी एक ऐसी पर्दादार खातून हमारे को मुल्क में देखिए, हमारे मुल्क में फिर उनपे भी केसेस चल रहे हैं ना सर। बात यह है कि उनपे भी तो केसेस हैं, और हो सकता है कि अगर केसेस साबित हो जाते हैं तो मुबैना तौर पे तो फिर उनको भी जो है वो कोई भी पब्लिक पोस्ट देखिए फिर उसके बाद तो देखें शाह महमूद साहब हैं और असद उमर साहब हैं, दो ही हैं, और इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं आपके ख्याल में? इन दोनों के ताल्लुकात कोई खास अच्छे नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ट्रस्ट डेफिसिट है सर, ये क्या वजह है? मैं कहूँगा ट्रस्ट डेफिसिट भी हो सकता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, और देखें इस वक्त यही दो हैं जो कि ओपनली मैं कहूँगा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो लेकिन अपने तय दे रहे हैं, आपके ख्याल में अपने तय दे रहे हैं, पार्टी चेयरमैन उनसे इत्तेफाक नहीं करते? देखिए अब पार्टी क्योंकि कुछ वीडियोस आई जिसमें असद उमर साहब खड़े हुए हैं और बड़े जिस तरीके से मुसाफा किया गया या लोगों ने बड़े सोशल मीडिया पे चलाया कि एक वक्त था कि बिल्कुल साफ साफ वो तो देखें मैं बताऊं, पार्टी चेयरमैन साहब तो किसी पे भी भरोसा नहीं करते, उनके हिसाब से तो हर आदमी ज्यादातर उनके अलावा कोई भी आदमी काबिल ही नहीं है पार्टी चलाने के लिए। सही है, तो इसके अलावा सेकंड लाइन कमांड पे किसी नहीं, वो सेकंड लाइन पे तो बिलीव ही नहीं करते, अच्छा। देखिए वो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते इट्स मी और नोबडी। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा सर मुझे ये भी बताइएगा कि अब जबकि असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, केयर टेकर सेटअप आ चुका है, आप क्या समझते हैं केयर टेकर सेटअप जो है ये कब तक इंतखाबात करा सकेगा? देखिए मैं फरवरी में इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए मार्च में रमजान शुरू है और केयर टेकर सेटअप जो है फरवरी में आपके इंतखाबात करा के फ्री एंड फेयर एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस। फरवरी में आप कह रहे हैं नवंबर में हो जाएंगे या फरवरी में इंतखाबात होंगे? फरवरी में होंगे, और मैं फिर रिपीट कर दूं, फ्री एंड फेयर एज पर कल्चरल एंड नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये क्या मतलब हुआ सर आपका? फ्री एंड फेयर एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स होना चाहिए ना सर? देखिए इंटरनेशनल नॉर्म से तो हो नहीं सकता ना, हम निहारी जो खाते हैं हम अपने नॉर्म से निहारी खाएंगे ना, हम इंटरनेशनल लेवल के निहारी बहुत मानेखेज बात कर रहे हैं आप। हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो हम एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस हमारा है, लेकिन हम इधर शलवार कमीज पहनते हैं, इंटरनेशनल तो पहनते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शंस की तरह साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे? 2018 की तरह, 2013 की तरह, हमेशा से जैसे साफ और शफाफ हुए हैं, इस दफा भी वैसे ही साफ और शफाफ होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है सर? क्या सिंध से आप सिंध के सदर हैं? देखें पंजाब से हम 30 से 35 सीटें देख रहे हैं, हम पंजाब में काफी स्ट्रांग हैं, सिंध में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 4 से 5 सीटें हम निकालेंगे। अच्छा ठीक है, कराची से सीटें निकालने की पोजीशन में होंगे सर? बिल्कुल, कराची से तो डेफिनेटली निकालेंगे। कराची से देखें अगर पीटीआई ने 3 सीटों से ज्यादा निकाल लिया तो क्रेडिट गोज टू देम। मैं तो पीटीआई के 3 सीट भी नहीं देख रहा हूँ,
क्योंकि एमक्यूएम इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग। पीपल्स पार्टी आपने देख लिया, मेयर उनका आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम अपने देखिए, हम भी वही कैंडिडेट्स ले रहे हैं जो कि सेमी इलेक्टेबल्स हैं। मैं फुली इलेक्टेबल्स नहीं कह रहा हूँ, सेमी इलेक्टेबल्स कह रहा हूँ। सेमी इलेक्टेबल कराची में तो सर इलेक्टेबल्स का काम है नहीं ना, आप समझते हैं कराची में इलेक्टेबल्स भी? नहीं, इलेक्टेबल्स नहीं है, मगर कम से सिंध कम में हो सकते हैं, कराची में तो इलेक्टेबल्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नहीं, इलेक्टेबल्स की नहीं है, मगर देखें फेस वैल्यू भी बड़ा फर्क पड़ता है। देखें ना, आप देखें, मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया सेमी इलेक्टेबल्स, ठीक है ना। देखें ना, एक फेस मिसाल दे रहा हूँ, अब एक खालिद मकबूल सिद्दीकी एक फेस वैल्यू है ना। एमक्यूएम के दूसरे लोग तो वो फेस वैल्यू नहीं रखते। फारूक सत्तार साहब एक फेस वैल्यू है, मुस्तफा कमाल साहब एक फेस वैल्यू है, ठीक है ना। तो देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। ये 3 सीटें आप समझ रहे हैं कि पक्की है एमक्यूएम की? नहीं, एमक्यूएम की मैं तो देख रहा हूँ, एमक्यूएम की 9 सीटें देख रहा हूँ। अच्छा सर, कोई अलायंस तो नहीं बनाने जा रहे हैं एमक्यूएम से? देखिए, हमारी पार्टी की अलायंस देखे, कम से कम मैं अपनी हिसाब से कहूंगा, हाँ। मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके हाँ। इस मुल्क के लिए हाँ। बेहतरी के तरफ अलायंस होना चाहिए। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए नहीं। आप जहांगीर तरीन साहब को मशवरा देंगे कि कराची और सिंध की हद तक जीडीए और एमक्यूएम से अलायंस कर लेना चाहिए? बिल्कुल, मेरे को इलेक्शन अलायंस। व्हाई नॉट? उसकी वजह आपको मैं बताऊं ना, कि हम अवाम की तो बात नहीं करते हैं, इश्यूज की बात नहीं करते, हम एक दूसरे को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, या एक दूसरे को तनकीद करें, या एक दूसरे की बुराइयां निकालने के लिए। अभी आप मुझे अच्छा सर, लेकिन आपकी पार्टी पे सर एक लोग इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं जी ये एटीएम्स की पार्टी है, मतलब ये सब लोग माशाल्लाह बहुत वेल टू डू, बहुत अच्छी पोजीशन के लोग हैं, आम आवाम की पार्टी नहीं है सर। इसमें को बाइक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा आपकी पार्टी में नहीं है। जो रहनुमा या तमाम टॉप पोजीशन के लोग हैं वो सब अच्छे खाते पीते लोग हैं, ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, बिल्कुल खाते पीते लोग। देखें, जो आदमी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो आवाम के लिए क्या करेगा? जी जी, आप मुझे देखें ना, पहले वो अपने लिए तो कुछ करे, तो फिर वो आवाम के लिए करेगा ना। पहले कम से कम अपने लिए एक लैंड क्रूजर बनाए, उसके बाद आवाम के लिए काम करना शुरू करें। बस देखे ना, अपने लिए लैंड क्रूजर नहीं, जो देखे ना, कुछ तो करे। अगर उसने ईमानदारी से अपने लिए लैंड क्रूजर क्या, अपने लिए वो रोल्स रॉयस भी बनाया हुआ है, वो आवाम के लिए कुछ करेगा, इस मुल्क को तरक्की देगा, इंडस्ट्री को चेंज करेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि जी मैं बैठ के अभी लैंड क्रूजर बनाने की पहले तैयारी करूं। सही बात है। तो आप समझते हैं कि ये अच्छी बात है कि एस्टैब्लिश्ड लोग होने चाहिए सियासत में? एस्टैब्लिश्ड लोग में अगर विद अ गुड कैरेक्टर एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाई नॉट? हम ये क्यों अपने माइंडसेट बनाते हैं कि इट हैज टू बी अ वेरी पुअर पर्सन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड टू बी इलेक्टेड? अच्छा, तो लेकिन सर आप की साबका पार्टी में तो दोनों टाइप के लोग थे, जहाँ यूथ बहुत बड़ी तादाद में थी वहाँ। भाई यूथ को तो हम भी अभी ले रहे हैं ना, यूथ को हम भी ले रहे हैं। उसकी वजह देखें, यही लोगों को आज जो खान साहब बुरा बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं एटीएम, इन्हीं को तो लेके सब चले ना। पीटीआई जो है 2018 से पहले कितनी सीटें थी? बिल्कुल, मतलब जहांगीर तरीन और अलीम खान के देखे ना। तो सर आपके ख्याल में सियासत में पैसों से काफी फर्क पड़ता है, सीटें मिल जाती हैं? देखिए, पैसों से सीटें नहीं मिल जाती, मगर तो खर्चा तो होता है ना सर इलेक्शन में, पार्टी पे और चीजों पे। तो खर्चा तो होगा, बगैर पैसों के तो कोई काम दुनिया में हो नहीं सकता। देखिए, बगैर खर्चे के पूरी दुनिया में कई इलेक्शंस नहीं होते। और आप मुझे बताएं, अगर कोई और खर्चा करके आपको इलेक्शन जितवा रहा है, तो फिर आप उसका काम करेंगे बाद में? सही बात है, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर आप उसके लिए काम करेंगे बाद में, अगर वो अपना सर। लेकिन एक और सवाल भी पैदा होता है ना, जो खर्चा करके बिजनेसमैन इलेक्शन जीतेगा वो उस पैसे का रिटर्न भी चाहेगा, तो वो पैसा रिटर्न कैसे आएगा सर पब्लिक ऑफिस से? ना, देखिए, ये अलग कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे पैसे वाले हैं जो सोचते हैं अल्लाह ने उनको अब इतना दे दिया है, अब वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हर आदमी रिटर्न के लिए करेगा तो फिर तो ये दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है सर। आपके और जो दोस्त कराची से थे, जो पहले नजीब हारून साहब, आफ्ताब सिद्दीकी, उनको भी पार्टी में लेके आएंगे या नहीं? मेरे ख्याल से वो भी पॉलिटिक्स में वापस आएंगे। ये मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जितने लोग आते हैं बहुत कम ही हैं जो उससे एग्जिट लेते हैं। और आई थिंक नजीब हारून साहब भी एक्टिवली आएंगे, आफ्ताब सिद्दीकी भी आएंगे, और दूसरे लोग भी आएंगे।
ठीक। और मतलब बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी सिंध महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।